हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का महामैराथन इतिहास जो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास का होगा। अगर आप इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, तो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा दावा है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लगता है कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है या एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो बीपीएससी हुआ या बिहार एसएससी हुआ, दरोगा हुआ एसएससी, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा सेशन, तो आपको पता पड़ जाएगा दोस्तों। देखिए, आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करते हैं तो इन सब चीज़ों को भी कुछ बाहरी बातें हैं, जैसे कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम समय में कितना प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरे यानी कमज़ोर विद्यार्थियों का मदद करें, मन में किसी तरह का द्वेष ना रखें कि आपसे वो आगे निकल जाएंगे। आप दूसरे का मदद करेंगे तो कहीं से न कहीं से आपका 10 गुना मदद हो जाएगा। देखिए, इसके साथ ही लोग आपको समाज में इज्जत देंगे। एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट है, कैसे आप अपने आप को फिट रखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। निगेटिव और डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपका तैयारी बेहतर होगा। और आपको भी पता है प्रशासनिक और अधिकारी बनने के लिए कितना त्याग तपस्या करना पड़ता है। बस अगर आप समझते हैं, इसका रास्ता जानते हैं, कोई रास्ता पता चल जाएगा आपको, तो आप आसानी से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे मित्र दोस्त ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्या छोड़ना, ये ज़रूरी है। तो सिलेक्टेड टू द पॉइंट पढ़ना है। कभी कभी विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं वह उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और दुनिया उसे फेलियर बोल देती है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फेलियर हो गया वास्तव में। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। सिचुएशन से जो स्टूडेंट गुजर रहा है वो दुनिया थोड़ी जानती है कि वो कैसे कैसे स्थितियों का सामना किया है। तो एक फेलियर से कोई स्टूडेंट फेलियर नहीं होता है। और आप तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग सेशन पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन और कृषि के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लिया है। इसमें है ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल। ओके, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा भी, तो उसमें आपको मिले होंगे। ओके दोस्तों, तो कैसे थे वो? लाल। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिख लिया है, जान लीजिए। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। समझ गए दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से उनकी जो होती थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी, इमारतें जो होती थी। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है, एनालिसिस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार प्रमुख है, अनागार प्रमुख है, वो भी स्नानागार और अनागार। ओके, इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम और मोर्टार द्वार जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये आपका लोथल है, लोथल बंदरगाह है। ओके, याद रखेंगे। देखिए
हरप्पीय नगर लोथल ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। ओके, यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा। ओके, फतेहाबाद जिला है एक, वहाँ पर पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए? तो जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिला हुआ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसका डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृतिक मिली है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, आर.डी. बनर्जी संबंधित थे, लेकिन इसमें बी.ए. स्मिथ जो थे ये संबंधित नहीं थे। देखिए एनालिसिस करते हैं दोस्तों। चूँकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, ठीक है। वर्ष 1926 से 27, वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बोगोजकोई का महत्व इसलिए है कि क्या है दोस्तों? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया परुशनी नदी के तट पे। डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनालिसिस है इसमें कि 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। परुशनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों का राजा मुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा समर्पित है? तो ये समर्पित है 9वां मंडल। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है अभी सोम, और इसे पे नामकृत देवता भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो ये ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया था? तो वैशेषिक ने किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली के कुंड ग्राम में। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर का है। देखिए एनालिसिस इसमें दिया है महावीर जी का। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी कुंडलपुर वैशाली के निकट पड़ता है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशाला, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। ये कहाँ के थी? वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बताया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी वहाँ यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म 599 ईसा पूर्व उचित माना गया है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, जबकि एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। इसलिए आप कहाँ क्या मारेंगे? 599 वाला सही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई?
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों पावापुरी। सी राइट आंसर। ओके, एनालिसिस देखते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 रिपीटेड है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, अभी बता दिया मैंने। ओके चलिए, समीप स्थित पावापुरी नामक उनका शरीर, उन्होंने प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी ने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा? तो पावापुरी। ओके दोस्तों, पावापुरी बोलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। चलिए जमाली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जमाली, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरातवाद नामक एक नई संप्रदाय की शुरुआत की, जिसे गंधार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनालिसिस करते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान। ओके दोस्तों, चलिए सबसे अधिक उन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था। ये प्रश्न पूछता है, आप कम देख लीजिएगा, याद कर लेंगे इसे। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 63वें 2017 में प्रश्न पूछा गया। एनालिसिस करते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी भिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। जैसे इसमें है विनय पिटक, किससे संबंधी है? ये संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं के बारे में बताता है। सूत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन से संबंधित है। अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत को बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मदमन की जो बात बताई गई है ये समान नहीं है। देखिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो यह पंचम। ओके, याद रखिएगा, सी राइट आंसर है। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं एनालिसिस। गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना, नहीं ये कर दिया मैंने, रिपीटेड है, ये बता दिया, पंचम हो जाएगा। देखिए इसका एनालिसिस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिग ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र और एक बार कौन, यानी पूर्ववर्मा, और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ओके दोस्तों, ये बाहर कर दिया गया है, इसलिए प्रश्न अब आने की संभावना खत्म हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया?
किसने किया? तो आजीविकों ने किया। ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोसाल थे। सी राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका एनालिसिस करते हैं। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूरे नियंत्रित एवं संचालित होती है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये सबसे पहले उदयन ने इसे राजधानी बनाया था, इसलिए हम उदयन को बोलते हैं। ओके, देखिए एनालिसिस करते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। ओके दोस्तों, समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी बताया कौन? उदयन द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ये तो हो गया, इसका एनालिसिस देख लीजिए। हरेक वंशीय शासक उदयन एवं या उसको हम उदयभद्र भी बोलते हैं कि शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नाव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। देख लें, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है इस प्रश्न को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसके बारे में दिया, इंपॉर्टेंट है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। क्या था उसका नाम? वैशाली। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वजी संघ में सर्वप्रमुख था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगीर थी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एनालिसिस इसका इंपॉर्टेंट है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस शासन के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगीर यानी उसको हम क्या बोलते थे? गिरिव्रज भी बोलते थे, को अपनी राजधानी बनाया। बहुत देखिए, कहीं कहीं प्रश्न में राजगिरी या गिरिव्रज देगा तो आप समझ लीजिएगा। ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर एक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र किया। इसलिए सबसे पहले उदयन को बोला जाता है। समझ लीजिए। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? तो ये हरेक वंश था। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनालिसिस इसका कर लेते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व अपने माता पिता एवं हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर पिता का हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसी के पुत्र उदयन ने किया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सैंडकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसके बारे में। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं और सिकंदर महान की भेंट कला का उल्लेख किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एनालिसिस इसका। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उदाहरण किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अतः
वर्ष 1915 में मास्की यानी कहाँ है, कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। ओके दोस्तों, ये प्रश्न पूछता है मास्की कहाँ अभिलेख है, मास्की अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में। बोलिएगा किसका है, अशोक का है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये इंडिका है। ओके, देखिए एनालिसिस देखते हैं इसका एनालिसिस है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य किसके समकालीन था, सिकंदर का। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनेसिक्रियस, अरिस्टोबुल्स तथा मेगास्थनीज थे, जिनका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देने की बात बोली गई है। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है, तो बता दिया इंडिका। ओके, ये रिपीटेड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, अभी बता दिया। चलिए ये थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का और वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। क्वेश्चन पूछता है, पाटलिपुत्र के समितियों में प्रशासनिक संख्या थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 30 बोलेंगे। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। देख लीजिए, इसलिए सही विकल्प भी जो है ऊपर वो सही बताया। मेगास्थनीज किसका दूत था जी, तो ये सेल्यूकस का था। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट तो वृहद्रथ था। ओके, वृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, तो ये तो हो ही गया। अगला देखिए, ये है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये जूनागढ़ में। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व अति पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, किसका था, तो ये खारवेल का था। सी राइट आंसर हो जाएगा, खारवेल का था झुकाव। ओके, चलिए एनालिसिस करते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी का हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे है, बताइए। अभी बताया था मैंने किससे है दोस्तों, तो देखिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए एनालिसिस हम करते हैं। चूँकि कलिंग चेदी राजवंश का संस्थापक था, महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, ठीक है, इसलिए इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पूछा हुआ है। चलिए एनालिसिस करते हैं इसका। देखिए, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने क्वेश्चन पूछता है किसने कहा था इन्हें, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन हैं। यह भी प्रश्न पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था दोस्तों,
तो स्कंदगुप्त थे वो, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुनों का पहला भारतीय आक्रामक गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों के बुरी तरह वो परास्त हुआ। यूएसए राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुसैनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिम के हुनों को कब्जा कर लिया। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को? तो बताइए, बिना जोते हुई भूमि को। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, समझ गए? देखिए एनालिसिस दिया है, देख लेंगे आप। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री सुंगयोन भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो ये 515 से 520 ईस्वी के बीच यात्रा किया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रांतीय एकत्र किया था। चलिए कोई खास नहीं है। अगला देखिए, अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। ओके दोस्तों, चलिए इसमें एक दो प्रश्न बनेंगे, देख लीजिए। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है, जो बहुत ही प्रश्नों में पूछा जाता है, विभिन्न तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी क्या किया? चंगन भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे क्या बोला जाता है? CU की। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछा गया है SSC में, देखिएगा दरोगा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है, डी राइट आंसर। अगला है दोस्तों, उदंतपुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है, बिहार शरीफ। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, क्या है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? किस काल में? तो ये धर्मशास्त्रों के समय। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियाँ यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकर आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो राजगीर में। ओके, राजगृह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बौद्ध के जीवन के 4 मतलब दिया है, ठीक है ना, जन्म से रिलेटेड और एक में मिलान करना है आपको। तो देखिए क्या राइट आंसर होगा? इसमें सी नंबर का सही होगा। चलिए हम बता देते हैं। देखिए पहले का जन्म बोले तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। उसके बाद प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। ओके, तो इस तरह राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि क्या है? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया गया था? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, देख लीजिए। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ।
इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा 2002, याद रखिएगा। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो यह अंगुत्तर निकाय में। ओके दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में। देख लीजिए, 16 महाजनपद बता देते हैं कौन कौन है। अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वजी है, मल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, वंती है, गंधार है और कम्बोज है। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग है? गुप्त शासकों ने किया था, सबसे पहले कुमार गुप्त प्रथम ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में वंशवादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? क्यों लागू की गई? तो ये लागू की गई सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है, इसमें चलिए एरर के रूप में दिया है। नीचे दिए गए काव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन क्या है और दूसरा कारण आर बताना है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण दिया है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दिखा देते हैं आपको ऑप्शन। देखिए, ए ऑप्शन है और यही ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए, इसमें हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर मिट गया है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि क्या है, मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आपको भी पता है मगध की राजधानी कौन सी थी। गिरिव्रज थी। मगध की राजधानी देखिए पाटलिपुत्र भी है, गिरिव्रज राजगिरी भी है। तो इसमें देखिए कहना उचित नहीं, क्योंकि विकल्प जो है हमारा ए और सी दोनों सही है, इसलिए ई ऑप्शन होना चाहिए। ई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2005 का प्रश्न है। अब बीपीएससी में ई ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन पूछ रहा है मगध की प्रथम राजधानी, तो देखिए प्राचीन कौन सा? राजगिरी था ना, तो यहाँ पर ई ऑप्शन होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने किया। ओके दोस्तों, मौर्य वंश ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, क्या है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग कहते हैं विशाखदत्त। ओके, सी राइट आंसर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, क्या है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या कहलाता है? तो विशाखदत्त अभी बताया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन सा राजा? तो ये धनानंद था। ओके, बी राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज कहा है यूनानी लेखकों ने। जेनोफोन उसे बहुत ही धनायन व्यक्ति बताया है, मतलब अमीर बताया है। भद्रसाल उसका सेनापति था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। याद रखेंगे, सिंपल है। किसका बना था? ये लकड़ी का बना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अष्टप्रधान किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था मित्रों? तो ये किया था आपका शिवाजी ने। देखिए ऑप्शन में है शिवाजी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? किसने विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। ओके दोस्तों, दक्कन का विजय। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण किया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शन में नहीं है, जूनागढ़। ओके, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था दोस्तों, तो ये शामिल नहीं था श्रीलंका को। ओके, श्रीलंका। देखिए इसका एनालिसिस करते हैं। श्रीलंका के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्ययुत, केरल, ताम्रपर्णी जो श्रीलंका को छोड़कर था, सभी जगह था, लेकिन श्रीलंका में नहीं था। चलिए अगला देखिए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में की गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, पाटलिपुत्र में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में की गई थी। बी राइट आंसर की गई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो यह प्राकृत भाषा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्ठी लिखी जाती है। दाहिने से बाईं ओर खरोष्ठी लिखी जाती है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? क्या है दोस्तों? देखिए, राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल सही है। शांति एवं अहिंसा, ये भी सही है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भी सही है। धार्मिक सहनशीलता, यानी ई राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, ये तो हो गया। अगला देखिए। अगला है, क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भब्रू अभिलेख में। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, क्या है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो ये प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है, स्वयं को प्रियदर्शी बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, कौटिल्य के माफ कीजिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर? तो ये राजनीतिक नीतियों पर है। ओके, राजनीतिक नीतियों पर। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ इसको देख लेते हैं, इसमें एक प्रश्न बनेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। यही प्रश्न आता है, मैकियावेली वाला। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है दोस्तों? तो ये अभी बताया मैंने, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है और विदेशी नीतियों पर। ओके दोस्तों, तो बी और सी होगा, तो ये ऑप्शन है इसमें, तो एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो एक 7 श्रेणियों में बांटा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किया गया है किसमें? यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, पेरिपेलस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखे? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि अज्ञात है। अज्ञात नाम का ही व्यक्ति था दोस्तों। ओके, इसलिए उसको अज्ञात बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका से मिलता है, मेगास्थनीज के इंडिका से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है,
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ओके दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लीजिए। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हरेक वंशी शासक उदय ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उदय नहीं है विकल्प में, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है क्या है? काला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है किसमें? तो ये कुषाणों के समय संपन्न था। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने चंद्रगुप्त बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क ने किया था। ओके, कनिष्क ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन जाएंगे। देखिए बताते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। प्रश्न पूछेगा चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। किसने करवाया? कनिष्क ने करवाया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कौनव वंश ने किया। ओके, सी राइट आंसर। देखिए एनालिसिस करते हैं। चूंकि शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कनव एवं कनवान नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश से जुड़ा था, ब्राह्मण वंश से था। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो ये हाथी गुफा अभिलेख से। ओके, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है क्या है कि कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खगोल क्या है? खारवेल बचपन शिक्षा राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त कालों में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा किया जाता था? तो इसमें एक से अधिक होगा। देखिए एनालिसिस करते हैं क्यों एक से अधिक होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था। एक ये हो गया जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह क्या था? भड़ौच बोलते हैं, भीरगु कक्ष भी बोलते हैं, जहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीयों का व्यापार होता था। इसलिए क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्त और एक भड़ौच, तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश के लोगों ने दान में दिया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों को उल्लेख किया गया है उसे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाले आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। ओके दोस्तों, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? तो ये था उपज का 6ठा भाग। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? किसकी देन? तो ये गुप्तों की। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों थी? क्योंकि भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो था वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में अपने शीर्ष स्थान पर था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का हवन गरुड़ गुप्तों का राजचिह्न था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? किसकी? तो ये गुप्तों की। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ के थे? ये पाटलिपुत्र के थे। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ओके दोस्तों, समझ गए एनालिसिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कार्य के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं तो बताइए। देखिए कार्य के लिए तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन में ई हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न का हम एक बार एनालिसिस कर देते हैं, चूँकि क्यों नहीं था, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों इसमें एक बोल रहा है ये ऑप्शन होगा, तो भाई क्यों होगा? सुश्रुत को साल क्रिया का जनक कहा जाता है। साल क्रिया का, यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और शौनक जो थे ये ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटकर यानी साहित्यकार थे। और सौमिला जो था वो गुप्तकालीन नाटकर है, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। समझ गए अब? लेकिन देखिए उत्तर प्रश्न में देखा जाए तो सही उत्तर यह माना गया है, चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ देखा जाए तो क्या हो जाएगा 275 AD यानी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है। और जो सुश्रुत का काल अगर माना जाए तो क्या है 600 BC है। तो आप समझ गए क्यों होगा, इसलिए इसका मानना है गुप्त कालों के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए ई राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये नालंदा में अध्ययन किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे, देखिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 साल वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने क्या किया? योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धन्यकटक होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो यह मथुरा था दोस्तों। क्या था? मथुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कहाँ गया ये, यहाँ से देखिए। कवि वानभट्ट निवासी थे, तो ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक लिखा है। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। तो ये किया था, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वो किया था 671 से या 72 कहीं कहीं देता है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चाहे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए एनालिसिस देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था तो अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 675 ईस्वी से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमत्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त प्रथम थे। ओके, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महत्ता बहुत ही श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कहीं कहीं अगर कुमारगुप्त के जगह शक्रादित्य देगा तो आप क्या लगाएंगे? शक्रादित्य लगाना है। अगर ऑप्शन में कुमारगुप्त होगा तो कुमारगुप्त, और शक्रादित्य रहेगा तो वही लगाना है। ओके दोस्तों, देखिए कुमारगुप्त के प्रसिद्ध उपाधि है महेंद्र द्वितीय। यही भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, महेंद्र द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये जावा सुमित्रा से। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपालों से 5 दान गांव में देने की बात की थी, तो ये बालपुत्र देव था। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय विनाश के कारण कौन थे? तो ये मुसलमान हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने इसका सर्वनाश किया। बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के विनिर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे? तो ये चंदेल थे। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, इसमें दिया है, क्या दिया है? ये तो हो गया, रिपीटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, ये न्यू है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? तो ये धर्मपाल है। ओके, धर्मपाल। यहाँ से प्रश्न एक बनेंगे, देख लीजिए। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान ने, जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। वे तिब्बत भी गए थे। ओके दोस्तों, तिब्बत भी गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ये कदम्ब में नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांडव राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तथा राजनीतिक गतिविधियों पर प्राप्त प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये था दोस्तों कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से विशाख दत्त है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चलिए बताइए लोग। तो ये चंद्रबरदाई है। ओके, डी राइट आंसर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऊपर कर देते हैं, बताइए लोग। तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, अभी बता दिया। ये पृथ्वीराज रासो वाला रिपीटेड है, 1999 में आया है। ये देखिए, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के, तो ये हैं भास। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों कालिदास ने लिखा है। देखिए, कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं जिनसे प्राकृतिक चित्रण और कार्तिकीय की जन्म की बात का पता चलता है। अच्छा स्टोरी है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद-पन्हो। ओके, मिलिंद-पन्हो याद रखिएगा। देखिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद-पन्हो में नागसेन एवं हिंदू शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे है वान भट्ट ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल, तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये वान भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा? वान भट्ट ने, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, एसएससी दरोगा, बीपीएससी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम, याद रखिएगा। देख लीजिए एक्सप्लेन। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांडवों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांडव काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है।
याद रखिएगा, गोपुरम। दोस्तों ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त हो गया। इसके और हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास जैसे हम लोग प्राचीन इतिहास किया वैसे ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास करेंगे। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो वीडियो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है और सारे इतिहास से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे ताकि व्यूज़ मिलेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो हम और वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या करना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तब तक सभी दोस्तों को गुड बाय बाय, टेक केयर, फिट रहें, स्वस्थ रहें।